हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वेलकम टू आवर हिंदी क्रिएशन। बच्चों, आज मैं आपको समास और उसके भेद बताने जा रही हूँ। ठीक है। बच्चों, अब हम समास की परिभाषा जानेंगे। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब हम उदाहरण देखेंगे। गंगा का जल। इस पद में दो पद है, एक गंगा, दूसरा जल। समास होने पर बनेगा गंगा जल। यदि गंगा जल का विग्रह करना हो तो पुनः हम लिखेंगे गंगा का जल। ठीक है। अब हम समास के भेद जानेंगे। समास के 6 भेद है। एक, अव्ययी भाव समास। दूसरा, तत्पुरुष समास। तीसरा, द्विगु समास। चौथा, द्वंद्व समास। पांचवा, कर्मधारय समास। छठवां, बहुव्रीहि समास। ठीक है बच्चों। अब हम अव्ययी भाव समास के बारे में जानेंगे। इस समास में पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नि, निर, यथा, यावत आदि उपसर्ग शब्द का बोध होता है। नोट देखो, अव्ययी भाव समास में उपसर्ग होता है। ठीक है बच्चों। जैसे प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। यहाँ प्रति अव्यय है। प्रतिदिन समस्त पद भी अव्यय की तरह कार्य करता है। बच्चों, अब हम अव्ययी भाव समास के कुछ और उदाहरण देखेंगे। एक, आजन्म। विग्रह करो, जन्म से लेकर। यहाँ पर आ अव्यय शब्द है। आजीवन, जीवन भर। घड़ी घड़ी, हर घड़ी। प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण। निडर, डर रहित। यहाँ पर क्या है? आ, घड़ी, प्रति और नि, ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। ओके बच्चों। अब हम तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। आपको पता है कर्ता कारक, संबोधन कारक क्या होते हैं? कर्तानि, संबोधन, हे हरि। इन कारकों को छोड़कर बाकी के 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। नोट, तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है। अब हम तत्पुरुष समास के उदाहरण देखेंगे। विद्यालय। विग्रह करो, विद्या के लिए आलय। राजपुत, राजा का पुत्र। जन्मान, जन्म से अंधा। यहाँ पर के लिए का से एक कारक चिन्ह है। सो ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब हम कर्मधारय समास में जाएंगे। इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता। नोट, कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। ठीक है। अब हम उदाहरण देखेंगे। नील कमल। विग्रह करो, नीला है जो कमल। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला। यहाँ पर विशेषण विशेष कर्मधारय समास है, यानी नीला विशेषण है और कमल विशेष्य है।
सो यह क्या है? विशेषण विशेष कर्मधारय समास है। अब हम द्विगु समास के बारे में जानेंगे। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। जैसे द्विगु समास में संख्या का बोध होता है, बताई ना मैं। अब हम उदाहरण देखेंगे। पंचवटी, 5 वटों का समूह, यानी कि यहाँ पर 5 नंबर आया है, यानी कि संख्या आया है। उसी प्रकार नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। बच्चों, अब हम द्वंद्व समास के बारे में जानेंगे। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर बीच में और या का बोध होता है। यहाँ पर देखो, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह यानी हाइफन और या का बोध होता है। उदाहरण देखो, पाप पुण्य, इसे विग्रह करके लिखो तो बनेगा पाप और पुण्य। उसी प्रकार ऊंच नीच, और विग्रह करो तो ऊंच और ईंच बनेगा। अन्न जल, अन्न और जल। ठीक है। अब हम बहुव्रीहि समास के बारे में जानेंगे। इस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है। पहला पद विशेषण नहीं होता। विग्रह करने पर समूह का बोध भी नहीं होता। यहाँ पर देखो, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत शब्द का विग्रह करने पर नया शब्द बनता है या नया नाम सामने आता है। ठीक है। अब हम बहुव्रीहि समास के उदाहरण देखेंगे। पहला, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, बना नया शब्द कृष्ण। उसी प्रकार चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, बना नया शब्द कृष्ण। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, नया शब्द बना शिव। लंबोदर, लंबे उदर वाला, बना नया शब्द गणेश। यही बहुव्रीहि समास है। ओके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।